नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। पहलगाम हमले के बाद सरकार लगातार एक्शन में, क्या रणनीति अपनाई जाएगी इसे लेकर मंथन चल रहा है। कल प्रधानमंत्री के आवास पर बेहद अहम बैठक हुई है, जिसमें प्रधानमंत्री ने सेना को कार्रवाई का तरीका, लक्ष्य और समय तय करने की पूरी आजादी दे दी है। तो बड़े फैसले की तैयारी जो है वो यहाँ पर आज नजर आ रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अब खुली छूट एक तरह से यहाँ पर दे दी गई है सेना को कि वही तय करें कि लक्ष्य उनका क्या होगा, समय वो क्या रखेंगे, इस सब की पूरी आजादी दे दी गई है। तो जिस तरह की कायराना हरकत हुई है उसके बाद आज बहुत अहम दिन है। आज बड़ी बैठकें जो है वो होने जा रही हैं यहाँ पर और इस बैठक में बहुत महत्वपूर्ण फैसले जो है वो लिए जाएंगे। सीसीएस कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जो है उसकी बैठक होगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज 4 बड़ी बैठकें जो हैं वो होने जा रही हैं। एक्शन मोड में है प्रधानमंत्री, बैठक पर बैठक। ये इशारा कर रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। बड़ा क्या होगा ये किसी को नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान के नेताओं को इसका अंदेशा हो चुका है। पाकिस्तान के नेता कह रहे हैं कि अगले 36 घंटे पाकिस्तान के लिए बेहद अहम है और भारत हमले की तैयारी कर रहा है। कल प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ एक अहम बैठक की है, जिसमें प्रधानमंत्री ने आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर सेना को खुली छूट दे दी है। वहीं उन्होंने अपने आवास पर मोहन भागवत से भी मुलाकात की। माना यह जा रहा है कि दोनों के बीच पहलगाम हमले को लेकर अहम चर्चा हुई है। तो आज बड़ी बैठकें होने जा रही हैं और सवाल यह है कि आज की बैठक में आखिर क्या होने वाला है, पाकिस्तान के खिलाफ और क्या एक्शन लिए जा सकते हैं। इस बीच पाकिस्तान ने लगातार 6ठे दिन सीज फायर का उल्लंघन किया है। अपनी हरकतों से पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है, लेकिन भारत ने भी इस सीज फायर के उल्लंघन का करारा जवाब दिया है। तो अब सरकार लगातार एक्शन में है और अब इंतजार इस बात का है कि क्या रणनीति जो है वो बनाई जाने वाली है, क्योंकि आज का दिन अब बेहद अहम होने जा रहा है। आज 4 बड़ी बैठकें होने जा रही हैं। क्या एजेंडा हो सकता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि क्या क्या जो प्रधानमंत्री की बैठकों का एजेंडा हो सकता है। सीसीएस कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी उसकी बैठक होने जा रही है। सैन्य और कूटनीतिक कार्रवाई का जो अगला कदम है वो इसी बैठक में तय किया जाएगा। उसके अलावा CCEA यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की ये जो बैठक है ये भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। बड़े फैसलों के आर्थिक असर और संसाधनों पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। उसके अलावा CCPA यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, राजनीतिक और राष्ट्रीय एकता को लेकर यहाँ पर ये इस पर चर्चा होगी और ये राजनीतिक आर्थिक मुद्दों की चर्चा करता है। केंद्र और राज्यों के बीच में सहमति के लिए भी CCPA जो है उसकी भूमिका बहुत अहम यहाँ पर हो जाती है। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक भी आज होने जा रही है, जिसमें सुरक्षा, आर्थिक, राजनीतिक फैसलों पर आपसी तालमेल बैठाने की कोशिश जो है वो सरकार की तरफ से की जाएगी। तो किस तरह से एक बयान और खौफ में पाकिस्तान नजर आ रहा है। भारत की आत्मा पर यह हमला किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान हमें याद है कि किस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा था इनको मिट्टी में मिला देंगे। पीएम ने यह भी कहा था कि बची खुची जो जमीन है वो भी इनकी मिटा देंगे और उन्होंने सीधे तौर पर एक मंच से ये बात कही थी बिहार के, आपको याद होगा, कि कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, क्योंकि जो कुछ इन आतंकवादियों ने पहलगाम में किया है उसे भुलाया नहीं जा सकता, उसे माफ नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सजा मिलकर रहेगी और इनके आकाओं की कमर तोड़ देंगे। तो अब 24 घंटों से लगातार हम देख रहे हैं कि ताबड़तोड़ एक्शन जो है वो यहाँ पर लिया जा रहा है। किस तरह से एक के बाद एक मंथन का दौर चल रहा है। सरकार एक्शन में है, हर वक्त सिर्फ ये मंथन किया जा रहा है कि जो कार्रवाई होगी वो किस तरह की जाएगी। कल CDS तीनों सेनाओं प्रमुखों के साथ मुलाकात की गई है, मोहन भागवत के साथ मुलाकात की गई है और अमित शाह जो हैं उनके साथ भी चर्चा की गई है। और आज दिन भर में प्रधानमंत्री की 4 अहम बैठकें होने जा रही हैं। तो अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि क्या कुछ इस वक्त देश में चल रहा है, किस तरह के हालात बने हुए हैं। वो लोग, वो परिवार जिन्होंने पहलगाम में अपनों को खोया है, वो लगातार इस बात के इंतजार में है कि अब सरकार का अगला कदम क्या होगा, किस तरह से इन आतंकवादियों को पाकिस्तान जिन्हें अपनी सरपरस्ती में रखता है उन्हें किस तरह से सबक सिखाया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ
एक खास मेहमान यहाँ पर जुड़ने जा रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी है, रक्षा विशेषज्ञ हैं। कुलकर्णी साहब, स्वागत है आपका इस अहम बातचीत में। जब कुलकर्णी साहब, प्रधानमंत्री की तरफ से ये कह दिया जाता है कि अब जो हमारी सेनाएं हैं उनको खुली छूट है कि वो तय करें कि लक्ष्य क्या होगा, समय क्या होगा, इसके मायने क्या हैं, आप समझाएं। अदिति जी धन्यवाद। प्रधानमंत्री ने साफ साबित किया, आज ही नहीं, उन्होंने पहले भी कहा और उसके ऊपर उन्होंने कार्रवाई भी शुरू कर दी थी। कुछ काइनेटिक, नॉन काइनेटिक। अगर हम देखें कि नॉन काइनेटिक में उन्होंने क्या कहा, इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर के जिस प्रकार से कार्रवाई शुरू हो गई, जिस प्रकार से सुमोटो उनके जो मिलिट्री अटैचेस थे उनको बाहर निकाल दिया गया, जो पाकिस्तानी हिंदुस्तान में थे वो चले गए, अटारी बॉर्डर हम लोगों ने बंद कर दिया। तो ये जो कार्रवाइयां हैं वो तो शुरू हो गई है, इसमें कोई शक नहीं है। उनका जो एक स्टाफ था उनके हाई कमीशन में 55 का, उसकी नफरी 30 कर दी गई। तो कार्रवाई तो शुरू हो गई है और पाकिस्तान में जबरदस्त हलचल, जबरदस्त हड़बड़ है। और जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि उन्हीं के मंत्री कह रहे हैं कि 36 घंटे के अंदर भारत कुछ करने वाला है, तो ये एक तरीके से दबाव पाकिस्तान के ऊपर जबरदस्त है। उसको देखते हैं और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने कहा है, बार बार इस बात का आश्वासन दिया है कि ये जो आतंक है इसकी जड़ उखाड़नी है और आतंक के आका और आतंक जहां जहां पर भी भारत के बरखिलाफ है उसको बर्बाद किया जाएगा, उसको नष्ट किया जाएगा और ये दोबारा उठने नहीं चाहिए और काल्पनिक तरीके से उनके ऊपर प्रहार होगा। ये बहुत अहम बात आपने कही संजय जी कि किस तरह से इस बार जो जड़ से मिटाने वाली बात है वो बहुत ज्यादा मायने रखती है, जो प्रधानमंत्री के बयान में भी कहीं ना कहीं सीधे तौर पर नजर आई। हमारे साथ यहाँ पर संजय सोई साहब भी जुड़ गए हैं, मेजर जनरल रक्षा विशेषज्ञ हैं। संजय साहब, आपके पास में आऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं रुक करूंगी हमारे डिफेंस एडिटर राजीव रंजन का, जो इस वक्त प्रधानमंत्री आवास के बाहर ही मौजूद हैं। राजीव, कई अहम बैठकें आज होने जा रही हैं, मंथन का दौर है और जिस तरह से कल जो प्रधानमंत्री की अहम बैठक हुई, खुली छूट दी गई, उसके बाद माना जा रहा है कि अब रणनीति जो है वो तैयार हो चुकी है एक तरह से अगली कार्रवाई की। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बस उस पर अंतिम मुहर लगने जा रही है। 7 लोक कल्याण मार्ग, प्रधानमंत्री का आवास और यहाँ जो बैठक होने जा रही है अब से 1 घंटा बाद कैबिनेट की सुरक्षा मामलों की समिति, यानी सुरक्षा की जो मामलों की सबसे बड़ी समिति की बैठक होने जा रही है। और इससे पहले जो कल 1.5 घंटा जो बैठक चली है, तीनों चीफ, सीडीएस, एनएसए, रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री जब मिलते हैं तो ये आप समझ सकते हैं कि बहुत रेयर होता है कि तीनों चीफ एक साथ आते हैं, सीडीएस आते हैं, एनएसए आते हैं। और उसके बाद जो सरकार के सूत्रों के हवाले से जो बात निकल के आई कि प्रधानमंत्री ने मीटिंग में कहा कि आतंकवाद को जड़ से मिटाना है, समूल नाश करना है। हमें अपने सेना के प्रोफेशनल जो एटीट्यूड है उस पर पूरा भरोसा है। सेना को खुली छूट दी गई है कि वो समय तय करे, टारगेट तय करे, तरीका तय करे। यानी जो पहलगाम आतंकी हमले के गुनहगार हैं और उसके तार जहां से जुड़े हुए हैं उन पर सीधा हमला होना बिल्कुल तय। मानिए कब होगा, कैसे होगा, कौन से तरीके अख्तियार किए जाएंगे, इसके लिए सेना को खुली छूट दी गई। यानी सेना अपने हिसाब से तय करे। आपको याद रखना होगा जब जब सेना को खुली छूट दी गई है, 2016 को याद कीजिए, जब उड़ी में जो है सेना के कैंप पर आतंकियों ने हमला किया था, उसके तार पाकिस्तान से जुड़े हुए थे, तो भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, यानी पाकिस्तान के घर में घुस के उसको मारा। उसके बाद 2019 में पुलवामा में सीआरपीएफ के बस पर आतंकी हमला होता है, उसके तार भी पाकिस्तान से जुड़े हुए थे। 40 हमारे सीआरपीएफ जवान शहीद होते हैं। भारतीय वायुसेना का जो फाइटर जो है मिराज जो है वो एलओसी क्रॉस करता है, जैसे मोहम्मद का जो आतंकी कैंप है बालाकोट को पूरी तरह से तबाह कर देता है। तो यानी जब जब जो सरकार ने सेना पर भरोसा जताया है, पाकिस्तान को वो दंड दिया है, वो प्रहार किया है जिसका वो दंश अभी तक झेल रहा है, लेकिन पाकिस्तान है कि मानने को तैयार नहीं होता है। लगातार 6 दिनों से आप एलओसी पर जो सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, अब तो इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी करने लगा है। तो लगता है कि पाकिस्तान को एक बार फिर से वक्त आ गया है एक कड़ा संदेश देने का। बिल्कुल राजीव, बड़ी बात आप यहाँ पे कह रहे हैं कि इससे पहले भी कई बार सबक सिखाया गया है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो सबक लेने को तैयार नहीं है और शायद अब ऐसा सबक सिखाने की ज़रूरत है कि जड़ से आतंकवाद जो है उसका खात्मा किया जा सके। हमारे तमाम मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं और ये भी हम यहाँ पर बताते चलते हैं कि किस तरह की जो कल अहम बैठक हुई है, उस बैठक में कौन कौन मौजूद था, ये आपको बताते हैं, जिससे उस बैठक की अहमियत आपको पता लगेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है वो इसमें नजर आ रहे हैं, सीडीएस जनरल अनिल चौहान जो है वो नजर आ रहे हैं, उसके अलावा थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं,
एनएसए अजीत डोभाल नजर आ रहे हैं, नौसेना प्रमुख एडमिरल डी.के. त्रिपाठी नजर आ रहे हैं और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह, यानी कि तीनों सेनाओं के प्रमुख सीडीएस और रक्षा मंत्री यहां पर थे। और यही वो बैठक है। इसी बैठक में प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर कहा है कि सेना को अब खुली छूट है कि आप अपना लक्ष्य तय करें कि आप कहां पर अटैक करना चाहते हैं, आप समय तय करें और जिस तरह जो भी आपकी रणनीति होगी उसकी आपको खुली छूट यहां पर दी जा रही है। तो इस तरह से अब जब ये सब बैठकें चल रही हैं तो पाकिस्तान में हलचल होना स्वाभाविक है। पाकिस्तान के भीतर डर जो है, खौफ जो है, वो अब मंडराने लगा है और वो भी सीधे तौर पर नजर आ रहा है कि पाकिस्तान की स्थिति क्या है, हमले का डर जो है वो किस तरह से सता रहा है, क्या क्या उनकी तरफ से कहा जा रहा है। मरियम नवाज मुख्यमंत्री हैं जो पंजाब प्रांत की, वो यहां पर कह रही हैं कि घबराने की जरूरत नहीं, हमारे पास एटम बम है। इस तरह के बयान जो हैं वो पाकिस्तान के नेता देते हुए नजर आ रहे हैं। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ जो अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं, एक तरह से खुद इन्होंने कबूल किया था कि ये अपनी जमीन से आतंकवाद को पाल रहे हैं। पाकिस्तान पूरी तरह हाई अलर्ट पर है। सूचना मंत्री कह रहे हैं अताउल्लाह तरार जो हैं कि 24 से 36 घंटे में भारत हमला करेगा। तो किस तरह से पाकिस्तान में एक भय, एक डर आ चुका है उनके भीतर, ये इन बयानों से सीधे तौर पर समझ आ रहा है। पाकिस्तान सरकार में पीएमओ की तरफ से कहा जा रहा है युद्ध छेड़ा तो पूरी ताकत से हम जवाब देंगे। तो वहीं पर ये सारे अंदाजे जो है वो लगा लिए जा रहे हैं कि हमारे पास एटम बम है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। और ये बात कहीं ना कहीं सीधे तौर पर ये दिखाती है कि किस तरह का डर जो है वो पाकिस्तान के भीतर अब आ चुका है। तमाम मेहमानों का एक बार फिर से हम यहाँ पर रुख करेंगे। संजय सोई साहब, यहाँ पर हमने देखा था कि इससे पहले जब इस तरह की बैठकें हुई थी, अगर हम 2019 को याद करें, पुलवामा हमले के बाद कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स की जो बैठक हुई थी, पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा हटा दिया गया था, वापस ले लिया था। और फिर 26 फरवरी का वो दिन था जब बालाकोट एयर स्ट्राइक की गई थी। तो ये तमाम बैठकें बहुत ज़्यादा मायने रखेंगी जो आज होने जा रही हैं। नहीं, बिल्कुल अदिति जी, ऐसा है कि जैसा कि अभी राजीव जी ने बताया कि जब 1916 में उन्होंने उड़ी किया था तो तब उन्होंने सोचा नहीं था कि हम सर्जिकल करेंगे। उन्होंने सोचा था क्रिकेट मैच हम रोकेंगे, तब हमने सर्जिकल कर दिया। जब पुलवामा हुआ तब उन्होंने सोचा था मैक्सिमम सर्जिकल करेंगे, उसकी तैयारी करके बैठे थे, तब हमने एयर स्ट्राइक कर दी, बालाकोट कर दिया। और ये बात बड़ी जरूरी है। अब जो बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, जैसे भी आप कह रही थी कि ऐसे में जरूरी है कि इसका पक्का इलाज करना चाहिए, क्योंकि हम आए दिन अपने निर्दोष नागरिकों का खून इस तरह से बहते हुए नहीं देख सकते। तो ये जो 4-5 मीटिंग आपने बताई, सीसीएस की मीटिंग, सीसीई की मीटिंग, इकोनॉमिक अफेयर्स वाली, सीसीपीए की मीटिंग, देखिए यहाँ पर हर तरह का हमको ऑफेंसिव लॉन्च करना है। ऑफेंसिव शुरू हो चुके हैं, इंडस वाटर ट्रीटी, डिप्लोमेटिक, आम आदमियों का वीजा रद्द करना, और दुनिया से पूरा हमारा आज कांटेक्ट है, पूरी दुनिया आज हमारे साथ खड़ी है। साम दाम दंड भेद, इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक, फौज, हर तरह का आज हमको पाकिस्तान को एक तरह से हमले करने, तभी उसको समझ में आएगा। और जब मैं फौज की बात करता हूँ तो यहाँ पर जो खुली छूट देने वाली बात है, बिल्कुल यहाँ पर एक बड़ा टारगेट, जो स्ट्रेटेजिक टारगेट है या स्ट्रेटेजी, वो डिसाइड की गई होगी प्रधानमंत्री जी के द्वारा और बाकी सर्विस चीफ के द्वारा। बाद में एग्जीक्यूशन के लिए उन्होंने खुला हाथ दे दिया। और ये मुझे बड़ी खुशी होती है जब इस तरह का खुला हाथ दिया जाता है कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप ये लेकिन दायरा बता दिया जाता है, जो सोच समझ के सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए कि क्या इसके इम्प्लीकेशन है, किस तरह का हमको करना है, वो सब उस चीज़ों में मैं नहीं जाऊंगा। कई ऑप्शन हैं, लिमिटेड करें, ऑल आउट करें, पीओके में करें, या फिर लॉन्च पैड पर करें, कई ऑप्शन हैं। लेकिन किस तरह से करेंगे वो फौज को प्लानिंग की खुली छूट दी गई है। और जब ये होता है तब एयरफोर्स, आर्मी, नेवी और फौज के अंदर भी अलग अलग धड़े हैं, टैंक हैं, तोपखाने हैं, एयर डिफेंस है, इन्फेंट्री है, इंजीनियर है, सिग्नल कम्युनिकेशन सिग्नल्स हैं, जो कम्युनिकेशन वाले हैं, लॉजिस्टिक्स हैं, जो सामान पहुंचाना है, अम्यूनिशन पहुंचाने, ये सब चीज़ों को पूरा कोऑर्डिनेट किया जाता है। हालांकि हमारे प्लान रेडी होते हैं आदित्य जी, लेकिन एक जरूरी होता है कि लास्ट मिनट में उनको मॉडिफाई किया जाए, चेंज किया जाए। आज जो पाकिस्तान जिसकी उम्मीद कर रहा है, हम वहाँ ना करें, कहीं और करें, क्योंकि हम एक टैक्टिक्स का तरीका ये होता है, जहाँ दुश्मन उम्मीद कर रहा है वहाँ ना करेंगे, हम कहीं और करेंगे। वो हमारी मर्जी है, हमारा समय है। प्रधानमंत्री ने साफ कह दिया, समय आप चुने, जगह आप चुने, फोर्स लेवल आप चुने।
जी ठीक चाहिए फौजी को। बिल्कुल। कुछ एक और नहीं हमारे चाहिए। सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हिमांशु शेखर मिश्रा। हिमांशु, यहाँ पर कई कूटनीतिक फैसले जो हैं वो आज लिए जाने हैं, हम जानते हैं सैन्य फैसले जो हैं वो लिए जाने हैं, और इस सब के बीच में जिस तरह से पॉलिटिकल अफेयर्स की बैठक होने जा रही है, जो कैबिनेट कमेटी की पॉलिटिकल अफेयर्स वाली कमेटी है वो है, इकोनॉमिक अफेयर्स वाली जो कमेटी उसकी भी बैठक होने जा रही है, यानी कि हर पहलू पर यहाँ पर विचार होगा। क्या कुछ अपडेट इस वक्त बैठकों को लेकर मिल रहा है आपको? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ठीक एक हफ्ते पहले जब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक प्रधानमंत्री ने बुलाई थी, तो उस बैठक में जो नॉन मिलिट्री ऑप्शंस थे पाकिस्तान के खिलाफ डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव लॉन्च करने का, उसका इस्तेमाल प्रधानमंत्री ने किया था, और हमने देखा कि कई बड़े सख्त फैसले पाकिस्तान के खिलाफ लिए गए थे। अब एक हफ्ते बाद जो बैठक हो रही है उसका संदर्भ जो है वो बिल्कुल अलग है। अब तक लगातार ये सवाल उठता रहा है कि प्रधानमंत्री जो ये बात कह रहे हैं कि हम आतंकवाद का, विशेषकर सीमा पार आतंकवाद का जो ढांचा है वो ये हर समय के लिए खत्म कर देंगे, तो जो मिलिट्री ऑप्शंस हैं, जो सुरक्षा के विकल्प हैं, उसको लेकर सरकार क्या सोच रही है। और इस दिशा में मुझे लगता है पिछले एक हफ्ते में सबसे महत्वपूर्ण बैठक कल शाम को हुई है, और आज जब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक होगी तो कल जो बातें सुरक्षा एजेंसियों के बड़े अधिकारियों की तरफ से सरकार के सामने रखा गया है, उन विकल्पों को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के सामने रखा जाएगा, जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। देखिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सुरक्षा मामलों की जो कैबिनेट कमेटी है वो देश में सबसे महत्वपूर्ण कमेटी है, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, और कोई भी बड़ा फैसला जो है उसमें सीसीएस की अनुमति बहुत ज़रूरी होती है। तो आज जो वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री हैं, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, वो इस बैठक में मौजूद होंगे, गृह मंत्री, और उनको ब्रीफ किया जाएगा कि कल जो बैठक हुई है उसमें क्या सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से इस बैठक में सरकार के सामने विकल्प रखा गया है, और उसके बाद सबकी सहमति से एक बड़ा फैसला प्रधानमंत्री करेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि सरकार एक घटक दल जो हैं सरकार के, ये एक कोalition गवर्नमेंट है, तो जो एनडीए के जो महत्वपूर्ण घटक दल है उनके वरिष्ठ नेताओं को कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स में शामिल किया गया है, और राजनीतिक तौर पर इस मुद्दे पर, क्योंकि ये बेहद ही संवेदनशील मुद्दा है, सरकार में एकजुटता बनी रहे, इसलिए सीसीपीए की बैठक में भी उनसे भी सलाह मशवरा प्रधानमंत्री करेंगे। और इसलिए ये दोनों बैठकें जो हैं मुझे लगता है बेहद महत्वपूर्ण हैं, और अगले 24 घंटे में शायद एक बड़ी तस्वीर सामने आ सकती है कि सरकार अब आगे क्या करने वाली है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री अगर जो सिक्योरिटी फोर्सेस के बड़े अधिकारियों की बैठक में कहते हैं कि अब आपको फैसला करना है कि आप जवाबी कार्रवाई कब करें, ऐसा लगता है कि सरकार ने ये तय कर लिया है कि जवाबी कार्रवाई होगी। अब महज औपचारिकता है कि ये कार्रवाई कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, ये पूरा फैसला जो है वो प्रधानमंत्री ने सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर छोड़ दिया है। जी बिल्कुल, हिमांशु, बने रहिए हमारे साथ। अपडेट के लिए आपके पास हम लौटेंगे, बैठकों का दौर शुरू होने ही वाला है, और इस बीच में पाकिस्तान को लेकर एक्शन तो जारी है ही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल दिल्ली के कार्यक्रम में जो बयान एक उन्होंने दिया था वो वायरल हो रहा है। सबसे पहले वो बयान आपको सुनवाते हैं। हमारे पास समय सीमित है, लक्ष्य बड़े हैं। ये मैं वर्तमान स्थिति के लिए नहीं कह रहा हूं। तो सुना आपने, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुली छूट उन्होंने देने की यहाँ पर बात की है। उस बारे में भी आपको बता रहे हैं, उस बैठक का जिक्र भी हम कर रहे हैं, उसकी तस्वीर भी आपके सामने है। तो क्या कुछ कहा गया है यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, कल ये जो बैठक हुई है उसके बारे में आपको बता देते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है, टारगेट तय करें, तरीका भी आप तय करें और जगह भी आप तय करें। इसी को खुली छूट कहा जाता है, यानी कि लक्ष्य भी आप तय करेंगे, किस तरीके से आप हमला करेंगे, कौन सा वो तरीका होगा जिसको आप अपनाएंगे जब आप अपनी अगली रणनीति पर जाएंगे, और जगह कौन सी होगी ये भी आप तय करेंगे। फैसले करने की आज़ादी यहाँ पर पूरी तरफ से प्रधानमंत्री ने दे दी है कि आपको समय आप चुन लें कि आपको कौन सा वक्त आपको ठीक लगता है, और ज़रूरी एक्शन उसके हिसाब से ले लिया जाए। तो ये तमाम बातें प्रधानमंत्री की तरफ से कह दी गई है, और इसीलिए ये जो आज की बैठकें हैं ये बहुत अहम होंगी। जिस तरह से हिमांशु बता रहे थे कि अपने सहयोगियों को भी यहाँ पर जो एनडीए के घटक दल हैं उनको भी पॉलिटिकल अफेयर्स वाली जो बैठक है उसमें बुलाया गया है, उनको भी सलाह यहाँ पर दी जाएगी, उनको भी यहाँ पर बताया जाएगा, उनसे सलाह मशवरा किया जाएगा कि क्या कुछ अगला फैसला होने वाला है। हमारे सहयोगी, हमारे मेहमान लगातार यहाँ पर हमारे साथ बने हुए हैं। संजय सोई साहब, यहाँ पर जिस तरह से ये बात की जा रही थी, प्रधानमंत्री का बयान भी आपने सुना, मिट्टी में मिला देने की बात भी वो करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर, और अब जो
एक तरह से बॉडी लैंग्वेज है प्रधानमंत्री की, वो हम सब समझ सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। बिल्कुल, देखिए ऐसा प्रधानमंत्री जी का पहले मैंने बिहार में भाषण सुना था, यही भाषण सुने। कोई भी जब एक पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, नेचुरली उसको गुस्सा आएगा, खून खौलता है कि किस प्रकार से हमारे एक आम टूरिस्ट जो कश्मीर में गए हैं और कश्मीरी जो कि वहां पर एक तरह से हमारे साथ खड़े हुए हैं, उनके ऊपर चोट पहुंचा रहे हैं। ये बार बार एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। मैं यहाँ पर जो समझ सकता हूँ, क्योंकि हम सब में ये बात गुजर रही है, यही बात आज प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, आज पूरे भारतवासी के देश में बात गुजर रही है। और यही कारण है कि आज अगर ये इस तरह के फैसले लेने हैं तो बड़ा जरूरी है कि उसको खत्म किया जाए। इस जो बुराई है ना, जो कई बार कहते हैं कि इस बुराई को जड़ से निकाल के फेंक दिया जाए, किसका इलाज है। जैसा अभी आपने बताया था और मैंने भी पहले बताया कि इसमें सभी तरह के फैसले लेने पड़ेंगे, फौज, इकोनॉमी, पॉलिटिकल, और इस समय में जरूरत है पूरे देश को इकट्ठे रहने की। यही कारण है कि सीसीपीए की मीटिंग जो हो रही है, पूरा देश आज इकट्ठा खड़ा है, हर धर्म, मजहब, प्रदेश, जात पात, पार्टी। और विपक्ष की तरफ से भी ये कहा गया है सोई साहब यहाँ पर कि हम एकजुट हैं और इस मुद्दे पर सरकार जो भी फैसला होगी हम सरकार का साथ देंगे। यहाँ पर कुलकर्णी साहब के पास भी मैं आऊंगी, उससे पहले एक बड़ी खबर का रुख हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले में एक और बड़ा खुलासा यहाँ पर हुआ। एनआईए इस पूरे मामले की जांच कर रही है और एनआईए सूत्रों के मुताबिक एक नया नाम यहाँ पर सामने आया है। हमले में आतंकी फारूक अहमद का नाम सामने आया है। एनआईए सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, फारूक ने ओवरग्राउंड वर्करों का नेटवर्क जो है वो यहाँ पर तैयार किया था, क्योंकि इस हमले में ओवरग्राउंड वर्कर जो थे उनका इस्तेमाल किया गया है, ये बात साफ हो चुकी है। और पीओके में छिपा है लश्कर का टॉप कमांडर है फारूक, ये खबर मिली है। पाकिस्तान के 3 सेक्टर से कश्मीर में ये घुसपैठ करवाता है। और सीधा हम चल रहे हैं कश्मीर, हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर वहां पर बने हुए हैं। मुकेश, ये नया नाम जो फारूक अहमद का सामने आया है, क्या कुछ डिटेल्स इसके बारे में इस वक्त आपको मिल रहे हैं, बताएं। देखिए, एनआईए की जांच में कई खुलासे हो रहे हैं और हमें सूत्रों से जानकारी ये मिली है कि इस हमले के पीछे फारूक अहमद नाम के शख्स का नाम आया है। फारूक अहमद कुपवाड़ा का रहने वाला है और 1990 से लेकर 2016 तक वो पाकिस्तान से आता जाता रहा है। कई बार उसने एलओसी पार किया है। लश्कर तैयबा का टॉप कमांडर है और फिलहाल पीओके में है, ये भी जानकारी मिली है। जो एनआईए हैं उनके सूत्रों के मुताबिक फारूक अहमद ने जो ओडब्ल्यूजी हैं, यानी कि ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, उनका एक पूरा नेटवर्क तैयार किया है। और ये नेटवर्क जो है पहलगाम हमले में भी इस नेटवर्क का इस्तेमाल किया गया है। इसके पहले भी कई बड़े आतंकी हमले हुए हैं, उसमें भी फारूक अहमद ने जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं उस नेटवर्क के जरिए ये हमले करवाए थे, ये भी जानकारी मिली है। और ये भी जानकारी मिली है कि जो फारूक अहमद है वो उसको कश्मीर में जो पहाड़ी इलाके हैं उनका अच्छा खासा नॉलेज है, क्योंकि वो यहीं का रहने वाला है और काफ़ी पहले ही पाकिस्तान में चला गया था। पाकिस्तान में लश्कर का टॉप कमांडर है और फिलहाल पीओके में बैठा है। ये भी जानकारी सामने आई है सूत्रों के मुताबिक कि वो लगातार ओवरग्राउंड वर्कर से इनक्रिप्टेड ऐप या जो सिक्योर्ड ऐप्स होते हैं उनसे वो लगातार बात करता है। और जो टेररिस्ट होते हैं, चाहे वो लोकल टेररिस्ट हों या फिर पाकिस्तानी टेररिस्ट हों, उनको लॉजिस्टिक मुहैया करवाना, उनको हथियार दिलवाना, उनको खाना पहुंचाना, ये सारा काम वो पीओके में बैठ के देखता है और वहाँ से लगातार ओवरग्राउंड वर्कर से वो बात करता है। तो पहलगाम हमले के लिए जो ओवरग्राउंड वर्कर्स का नेटवर्क तैयार हुआ है उसमें फारूक अहमद का नाम आ रहा है। शक है कि उसी ने ये पूरा जो नेटवर्क है पहलगाम हमले के लिए वो तैयार किया है। तो एक और नया नाम इस हमले के पीछे, और जो जांच एजेंसियां हैं वो लगातार इस पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी हैं। जो ये पूरा लश्कर का मॉड्यूल है उसको खंगालने में, उसकी जांच करने में लगातार लगी हुई है। और जांच के दौरान कई बड़े नाम सामने आ रहे हैं। मुकेश, आपने शुरुआत में भी ये बात आपने भी कही थी कि जब इस हमले को अंजाम दिया गया तो ओवरग्राउंड वर्कर्स जो हैं उन्होंने भी यहाँ पर एक बड़ी भूमिका निभाई थी, और इस बात से वो कहीं ना कहीं बात जुड़ती हुई नजर आ रही है। देखिए, बिल्कुल ये तो तय है, क्योंकि जो हमले में शामिल लोग हैं, जो 3 लोगों के पोस्टर जारी हुए हैं उनमें 2 पाकिस्तानी हैं और एक जो है वो अनंतनाग का रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये बात तो साफ है कि ओवरग्राउंड वर्कर्स, लोकल स्लीपर सेल्स
कुछ लोकल लोग इस हमले में शामिल हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। एनआईए के साथ साथ जे&के पुलिस लगातार तमाम इलाकों में सर्च ऑपरेशन कर रही है, न सिर्फ जंगलों में बल्कि जो शहर के इलाके हैं, गांव के इलाके हैं, वहां पर भी लगातार लोकल इंटेलिजेंस को डेवलप किया जा रहा है, जिससे कि इन ओवरग्राउंड वर्कर्स के बारे में जानकारी मिल पाए। वहीं जो एनआईए है वो करीब 150 से 200 लोगों से पूछताछ कर रही है, और ये वो लोग हैं जो पहलगाम में या तो फोटोग्राफर हैं, खच्चर वाले हैं, घोड़े वाले हैं, लोकल होटल वाले हैं, या और जो स्थानीय निवासी हैं उससे पूछताछ कर रही है, जिससे कि इन ओवरग्राउंड वर्कर्स के बारे में जानकारी मिल पाए और जो आतंकी हैं उन तक पहुंचने में कोई ठोस लीड मिले। तो इसीलिए तमाम जो जांच के एंगल हैं, तमाम जांच के पहलू हैं, वो देखे जा रहे हैं और हर तरफ से शिकंजा कसा जा रहा है। एक तरफ सुरक्षा बल तमाम इलाकों में सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं, वहीं जो एनआईए है वो ग्राउंड लेवल पर जांच के जरिए जो तमाम जो आतंकी हैं उन तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश। अपडेट के लिए हम आपके पास लौटेंगे। तो यहाँ पर हमारे दोनों मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। कुलकर्णी साहब, ये खबर जो है जिसमें फारूक अहमद का नाम सामने आया है, ये नया आतंकवादी है, कुपवाड़ा का ये रहने वाला बताया जा रहा है, यानी कि यहाँ पर वो जो काम पाकिस्तान करता आ रहा है हमारे देश के या हमारे खासकर कश्मीर प्रांत के जो साउथ कश्मीर के जो लोग होते हैं, उन लोगों को, जो युवा होते हैं, उन्हें गुमराह करने का काम लगातार कर रहा है। और इस बार का जो हमला था उसके बाद हमने कश्मीरियों में गुस्सा देखा था, क्योंकि जब हालात सामान्य होने लगे थे, उनका कमाई का जरिया ठीक चल रहा था, तब उन्होंने उस चीज पर आकर चोट करी है और उनकी नाराजगी भी दिखी थी। इस तरह के अंडरग्राउंड वर्कर्स को, जो ओवरग्राउंड वर्कर्स होते हैं, उन्हें किस तरह से पाकिस्तान तैयार कर रहा है? देखिए आदित्य जी, इसमें कोई शक नहीं है कि ये शिकंजा कस करने वाली बात है, बहुत जरूरी है, क्योंकि युद्ध जो होता है वो लास्ट ऑप्शन है, यानी वो ऑप्शन है टेबल के ऊपर, वो लास्ट ऑप्शन है। जब सारी तरीके से पूरा कुछ जांच की जाएगी, जैसे आदिल पकड़ा गया, आदिल के द्वारा, आदिल पकड़ा नहीं गया पर वो ओवरग्राउंड वर्कर था, उनके साथ मिला हुआ था, आतंकवादी था। अब फारूक की बारी आई, इसका जब इंटरोगेशन होगा, तकरीबन 1000 लोगों को पकड़ा होगा उन्होंने, उसका इंटरोगेशन होगा, तब पता चलेगा कि क्या हो रहा है, कौन कर रहा है। चाहे 90% लोग बिल्कुल आतंक के बरखिलाफ होंगे, पर हैं ऐसे चंद एक लोग हैं जिनको पाकिस्तान बार बार उकसा रहा है, बार बार पैसे की मदद दे रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है, ड्रोन के द्वारा हथियार भेज रहा है, ड्रग्स भेज रहा है। तो दुनिया भर के जो हरकतें हो रहा है, तो इसलिए प्रधानमंत्री जब बार बार जिक्र करते हैं कि आतंक, कहीं पर भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया है, हमने आतंकियों का नाम लिया है। आतंक का गढ़ कहां है, उसको बर्बाद करना है। ये आतंकी जो हिंदुस्तान में है, ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, स्लीपर सेल्स हैं, उनको बर्बाद करना है। ये जो पूरा नेटवर्क है उसको बर्बाद करना है। तो उसके लिए ये जो बाकी सारे ऑप्शंस देखे जाते हैं कि फौज अपनी तैयारी कर रही है, इकोनॉमिक अफेयर्स, अब क्या क्या खर्चा किधर कैसे होगा, कौन करेगा, किसके साथ होगा, रोड पेस कौन देगा, कहां से कितना पेट्रोल चाहिए, कितना डीजल चाहिए, कितना खाना, कितना रेलवे, जो भी है, मतलब सबने अपने अपने तरीके से। और एक हफ्ते पहले सीसीएस मीटिंग हुई, आज एक हफ्ते के बाद दूसरी सीसीएस मीटिंग हो रही है। इस एक हफ्ते के अंदर काफी कुछ डिस्कशन हुए होंगे, काफी कुछ सब लोगों ने अपने अपने तरीके के दिमाग में प्लान बना रखे होंगे। वो प्रधानमंत्री से डिस्कस करते हैं, वहां पर अपने एनए से बैठे हैं, होम मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर है, अपनी क्या होम सेक्रेटरी है, कैबिनेट सेक्रेटरी, सब के सब मिल करके, क्योंकि जैसे कहा जाता है युद्ध, वॉर इज द लास्ट ऑप्शन, वो ऑप्शन इस्तेमाल किया जाएगा, वो एक तैयारी है। लेकिन उससे पहले अगर दुश्मन घुटने टेक देता है, ये जितने आतंकी हैं मारे जाते हैं, जितने भी पकड़े जाते हैं, इनको ठोक दिया जाता है, तो मतलब मकसद एक ही मकसद है कि अब पुलवामा के बाद जो हम लोगों ने कार्रवाई की, उसके बाद आती हूँ आप बने रहिए। यहाँ पर एक और खबर का हम जिक्र कर रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन भी कर रहा है। पहलगाम हमले के बाद हमने देखा कि घुसपैठ की कोशिश भी वहां पर हुई, जहां पर 2 आतंकवादी मार गिराए गए थे, और लगातार 6ठा दिन रहा है जब सीज फायर तोड़ा है पाकिस्तान ने। जम्मू के नौशेरा सेक्टर में, अखनूर में और सुंदरबनी में फायरिंग हुई है, और आज फिर पाकिस्तानी चौकियों से फायरिंग की गई है। एलओसी के साथ साथ इंटरनेशनल बॉर्डर जो है उस पर भी पाक फायरिंग कर रहा है, और पाकिस्तानी फायरिंग का भारत की तरफ से लगातार मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर अब पाकिस्तान फंसता हुआ नजर आ रहा है, सीधे तौर पर फंसता जा रहा है, और खुद को हर मोर्चे पर घिरता देख उसने एलओसी पर फायरिंग शुरू कर दी है। 6 दिनों से पाकिस्तानी सेना सीज फायर उल्लंघन कर रही है, और इसे अब तक का सबसे बड़ा सीज फायर उल्लंघन माना जा रहा है। 2021 में
भारत पाक सीज फायर एग्रीमेंट हुआ था। फिलहाल फायरिंग रुकने के आसार भी नजर नहीं आ रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान चौतरफा अब घिरता हुआ नजर आ रहा है। सोई साहब, ये जो बात हम यहाँ पर कह रहे हैं कि चूंकि अब ये पाकिस्तान को पता लग गया है, तमाम उनके जो नेता हैं जिस तरह के बयान दे रहे हैं, हमारे पास एटम बम है, 24 से 36 घंटे में भारत हमला कर सकता है, हम पूरी तरह से तैयार हैं, जवाब देंगे, ये सब बताता है कि किस कदर अब पाकिस्तान जो है उनकी हालत खराब है। और ये जो सीज फायर उल्लंघन हो रहा है, ये उसी की एक कड़ी है, उसी का एक नतीजा है। बिल्कुल अदिति जी, दोनों बातों को मैं फटाफट टैकल करूंगा। पहले तो उनके नेताओं के बयान सुन के मैं बड़ा इंटरटेनमेंट हो रहा है मेरा आजकल। एक से एक बयान दे रहे हैं, तो हर कहते हैं हर शाख पल्लू बैठा है, जाने गुलिस्ता क्या होगा, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। तो ये बात नजर आ रही है। तो बहुत ही अजीब अजीब से बयान आ रहे हैं। ये हड़कंप दिखा रहा है, उनका खौफ दिखा रहा है, और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि भारत किस प्रकार से इसका बदला लेगा, भारत किस प्रकार से काम करेगा। क्योंकि उनके जहां तक वो सोचते हैं उससे 10 कदम आगे हम सोचते हैं। दूसरी बात सीज फायर वाली है। अदिति जी, 7 बार मेरी पोस्टिंग कश्मीर में रही है, और भारत की सेना जब ये सीज फायर तोड़ते हैं या कोई फायर करते हैं तो जवाब ऐसा मिलता है कि इनको समझ में नहीं आता कि कितने गोले और क्या बरस रहा है इनके ऊपर, और उसके बाद पत्थर और पेड़, और उसको बाद भाग रहे होते हैं, छुप रहे होते हैं, और कैजुअलिटीज होते हैं। अगर ये सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है तो यहाँ पर वो कोशिश कर रहे हैं कि शायद इन्फिल्ट्रेशन इसके अंदर करने की कोशिश करें और लोगों को भेजने की कोशिश करें। लेकिन इस समय में भारत बिल्कुल, जिसको कहते हैं, हमेशा चाक चौबंद तैयार रहता है। पर जो इसका जवाब है, शायद आज आप उनकी अखबारें पढ़ें या उनका वहाँ पर खबरें सुनेंगे सोशल मीडिया में कि वहाँ गांव खाली हो रहे हैं, वहाँ पे हड़कंप मचा हुआ है, वहाँ पे त्राही त्राही मची हुई है, और जो उनकी कैजुअलिटीज हो रही है, नुकसान हो रहा है, वो शायद आज उनको मैसेज मिल रहा है, समझ में आ रहा है कि भारत की सेना से पंगा लेना ठीक नहीं है। अदिति जी, बिल्कुल। कुलकर्णी साहब, यहाँ पर आपके पास भी मैं आऊँगी। जिस तरह से हम देख रहे हैं, सीज फायर अग्रीमेंट जो हुआ था 2021 में, उसका उल्लंघन हुआ, लेकिन जब हम कार्रवाई की बात करते हैं तो जो भी सैनिक कार्रवाई होगी, लेकिन ये जो ओवरग्राउंड वर्कर्स होते हैं, जैसे कि ये एक नया नाम फारूक अहमद का सामने आया, इनकी कमर तोड़ना भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये अपनी एक्टिविटीज़ को जम्मू कश्मीर में जारी रखते हैं और अपने साथ लोगों को बरगला के शामिल करते रहते हैं। अदिति, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले हम लोगों ने जितने भी ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं और स्लीपर सेल्स हैं, इनको मारना है, खत्म करना है। ये सोचना कि उनको पकड़ना नहीं है। डेड टेररिस्ट इज अ गुड टेररिस्ट, उसको मरना है, और हम लोगों ने उनको मारना है। जब अपने देश के अंदर अगर इस तरह के देशद्रोही हैं, उनका खात्मा बहुत जरूरी है। जब इंटरनली सब कुछ ठीक हो जाएगा, कहां से दुश्मन आएगा, कहां से क्या करेगा, ये दुश्मन फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। ये चंद एक लोग हमारे बीच में हैं जो इस तरह की मानसिकता को और उकसाने की कोशिश करते हैं। उनको भी हम लोगों ने उनके ऊपर निगरानी रखनी है, चाहे वो कितना ही बड़ा पॉलिटिशियन क्यों ना हो, कितना ही बड़ा नेता क्यों ना हो, उनके ऊपर निगरानी रखनी है कि कौन है जो इस तरह के लोगों को भड़काते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से कश्मीर के अंदर लोग परेशान हैं, खुद रस्तों के ऊपर आ रहे हैं, देख रहे हैं कि उनके पेट के ऊपर लात कौन मार रहा है, कौन जो लोग हैं उकसा रहे हैं। जब आप देखेंगे कि नीचे ग्राउंड लेवल से जब इस तरह का आक्रोश इनके बरकरार होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा अपने आप। जब OGW नहीं होंगे, कोई भी आदमी नहीं आ सकता है। पाकिस्तान इज फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर, और पाकिस्तान बार बार वो भी हमारे बीच में अगर कोशिश करता है, अगर हम लोगों के बीच में अगर एकता नहीं है किसी भी कारण से, या अपने सियासी रोटी सेकने में लगे हुए हैं, तो फिर वो देश के बरकरार हुए। बिल्कुल। अब यहाँ पर ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि किस तरह से पहले सिंधु नदी जल समझौता जो है वो रद्द किया गया, अटारी बॉर्डर बंद कर दी गई, वीजा रद्द कर दिए गए, ये सब गैर सैनिक कार्रवाई थी पाकिस्तान पर, और अब यहाँ पर सेना को खुली छूट प्रधानमंत्री की तरफ से दे दी गई है, और अगला कदम अब जो होगा वो पाकिस्तान को हमेशा याद रहेगा। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।